पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके विज्ञान में 6 यूनिट्स हैं आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में। प्रथम यूनिट हमने आपकी शुरू कर दी है। शुरू की तीन जो यूनिट्स हैं वो आपकी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद में 4th और 5th यूनिट जो है वो आपकी फिजिक्स से संबंधित है यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित है। उसके बाद में जो अंतिम यूनिट है आपकी वो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो यूनिट 1 का हमने एक पार्ट आपको पढ़ा दिया था, दूसरा पार्ट हम आपको आज पढ़ा रहे होंगे, है ना। उसका रिवीजन भी साथ में करवा देंगे हम आपको। अच्छा जी, तो आपने जो पढ़ लिया था वो कौन कौन से टॉपिक थे और जो पढ़ना है वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो देखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा टॉपिक यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं, उनका वर्गीकरण और सजीव और निर्जीव में डिफरेंस, ये आपने पढ़ लिया था। आज आपको क्या पढ़ना है, तो आज आपको पढ़ना है पौधों और जंतुओं में क्या अंतर होता है, पौधों और जंतुओं में क्या समानताएं होती हैं यानी कि प्लांट्स और जो आपके एनिमल्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या इनमें सिमिलैरिटी होती है। साथ में जो आपके जंतु और वनस्पति हैं यानी कि एनिमल्स और जो आपके ये प्लांट्स हैं इनमें इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन कैसे होता है, वातावरणीय अनुकूलन कैसे होता है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। अच्छा, इस वीडियो ये हम आपका शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोग ज़रा पहले तो एक बार चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पर रोज़ क्लास मिलेगी। एक आपकी क्लास सुबह 10 बजे साइंस की होगी और एक क्लास की आपको टाइमिंग है दोपहर 1 बजे जो आपकी मैथ्स की होगी। कुछ मैथ्स की क्लासेस हो चुकी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जब इन पे आप अच्छे व्यूज़ देंगे तब हम आगे की क्लास आपकी कंडक्ट करा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, शेयर करना आपका काम है, सेशन को लाइक करना, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बहुत ज़रूरी काम ये आपको हमने सौंपा है। होप सो कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आइए हम जो बात कर लेते हैं कि जैसा कि सजीव और निर्जीव में आपने जो डिफरेंस पढ़ा था वो गमन लोकोमोशन के बेसिस पे, शारीरिक संगठन, वृद्धि, पोषण और श्वसन उत्सर्जन, साथ में उत्तेजनशीलता, प्रजनन, जीवन चक्र के आधार पर पढ़ा था। आज जो आप हमसे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले जंतुओं व वनस्पतियां हैं इनका वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है, इनके एडेप्टेशन के विषय में आप हमसे पढ़ रहे होंगे। अच्छा, पहली बात तो आप ये बताओ, जैसे आप कभी घूमने गए होंगे, जब आप घूमने गए होंगे तो आप कभी ठंडे प्रदेश भी घूमने गए होंगे, ठीक, और कभी आप गर्म प्रदेश भी घूमने गए होंगे भाई, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में आपने देखा होगा आपको जैसे पोलर बियर, आपने किताबों में पढ़ा होगा, पोलर बियर दिखा होगा। गर्म प्रदेशों में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका राजस्थान में क्या पाया जाता है भैया, ऊंट की सवारी। क्यों? तो होता है क्या कि क्या पोलर बियर को अगर हम राजस्थान ले आए और ऊंट को हम जो है कहाँ लेकर के चले जाएं, जहां ठंडे प्रदेशों में लेकर के चले जाएं, तो क्या ये दोनों लोग जीवित रह पाएंगे? तो आपका जवाब होगा मैम नहीं। या तो वो उसको अपने आप को समय के साथ अनुकूलित करें। वैसा होता ऐसा है कि जिस जगह का वातावरण जैसा होता है उसमें कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि बच्चे को आप जिस वातावरण में रखोगे बच्चा उसी वातावरण में ढल जाएगा। इसी ढलने को एक तरीके से आप अनुकूलन कह सकते हैं। जैसे कि जो वनस्पतियां आप देखोगे ठंडे प्रदेशों में तो वहां पर आपको कटीली वनस्पतियां, मतलब ऐसे लंबे लंबे ऐसी वनस्पतियां मिलेंगी। जो सूखे प्रदेश हैं आपके, जैसे जहां पर पानी की कमी है, तो वहां की वनस्पति कैसी होगी, एकदम कैक्टस टाइप, कटीली, एकदम जड़ीली वैसी मिलेगी। तो क्या होता है कि जगह के साथ साथ वहां के टेम्परेचर, तापमान के साथ साथ वहां पर उपस्थित जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स है, जो पारिस्थितिकी तंत्र पे बेसिस पे चीजें हैं, उनके हिसाब से चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। और उसी में वहाँ की वो चाहे जंतु हो, चाहे वो आपके मानव हो, चाहे वो आपके वनस्पति हो, अपने आप को उसी कंडीशन में, उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक। अब देखो जरा, हमारे परिवेश में आपने देखे होंगे बहुत प्रकार के जंतु भी होते हैं और बहुत प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, लेकिन कौन सा पौधा कहाँ उगता है ये भी समझ लो। अब कैक्टस को आप सोचो कि कैक्टस कहीं पानी वाली जगह में उगा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इस तरीके से प्रत्येक जीवधारी एक विशिष्ट पर्यावरण में रहता है, स्पेशल एनवायरनमेंट में रहता है। सबसे पहले 3 स्थल की बात की जाती है। कौन कौन सी? एक तो होता है आपका जल स्थल, एक होता है आपका वायु। देखो, एक जल, थल और वायु कहा गया है, तो यानी कि कुछ आपके जो है वनस्पतियां ऐसी होंगी जो
या कुछ जंतु ऐसे होंगे जो जल में रहते हैं। अब जैसे मछली है, अब मछली की एक तरीके से अनुकूलनता जो है वो किसके अनुसार बनी है, पानी के अनुसार बनी है। तो क्या आप उसको सोचोगे कि वो हवा में रह ले या वो मिट्टी में आपकी धरती पर रह ले, तो वो नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट है ना, और उसका जो एडाप्टेशन है वो किसके आधार पर है, जल के आधार पर है। इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि जो सिंघाड़े होते हैं वो किस में होते हैं, तालाब में होते हैं। तो तालाब क्या है, जल है। अब आप सोचो कि हम सिंघाड़ा की खेती कर लें, उसको आलू की तरह बो दे तो सिंघाड़ा निकल आएगा, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वनस्पति कैसी है, जो वो जल में अपने आप को क्या करती है, अनुकूलित होने देती है। ठीक है। इसी तरीके से जैसे स्थल की चीजों पे अगर हम बात कर लें, अब जैसे आपका क्या चूहा है, तो क्या चूहा पानी में रह लेगा, है ना, परमानेंट नहीं रह पाएगा। अब इसी तरीके से जैसे आम का पेड़ है आपके यहाँ, ठीक, अब आम का पेड़ आप कह दो कि मैम हम तालाब में लगा करके आएंगे, तो क्या वो चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। तो कुछ चीजें इसी तरीके से होती हैं। जैसे वायु में रहने वाले, अब जैसे आपके चिड़िया है, तो आप कह दो चिड़िया को उड़ने नहीं देंगे हम, परमानेंट उसको वहीं रखेंगे, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जल, थल और वायु, जल, स्थल और वायु, इन 3 जगह पर प्रायः आपके क्या पाए जाते हैं, पर्यावरण में जीव और जंतु, साथ में वनस्पतियां पाई जाती हैं। अच्छा, इसी आधार पर आप क्या कहेंगे, जंतु जलीय हैं, ये जंतु स्थलीय हैं, या ये उभयचर है। उभयचर का मतलब जो स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, या ये वायवीय हैं। ध्यान रहे आपको, जलीय जंतु का मतलब क्या होता है, जो जल में रहेगा, जैसे झींगा मछली हो गई। स्थलीय जंतु का मतलब जो आपका ऐसे धरती पर रहता है, जैसे बंदर हो गया आपका। उभयचर जंतु जैसे घोंगा, घोंगा क्या है, वो जल में भी रह लेगा, स्थल में भी रह लेगा। उभयचर का मतलब क्या है कि ऐसे जीव जंतु जो जल में भी रह लें और जो स्थल में भी रह लें, उनको उभयचर जंतु कहेंगे। जैसे कौवा है, तो वो क्या है, वायवीय जंतु है। अब आप लोग जरा हमको एक एक उदाहरण देंगे, जलीय जंतु का, स्थलीय जंतु का, उभयचर जंतु का और वायवीय जंतु का। ठीक है। अच्छा, अब आपको बता दें, क्या नागफनी को जलीय वातावरण या कुमुदनी को स्थलीय वातावरण में उगाया जा सकता है? वही अभी हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो नागफनी है, जैसे कैक्टस का पेड़ है, ये पौधा है, तो क्या आप सोचोगे कि ये जली में उगा है? नहीं उग सकता। क्यों? क्योंकि ये तो आपको ड्राई प्लेसेस पे मिलेगा ना, जैसे राजस्थान, जहाँ पानी की कमी होगी वहां मिलेगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो हैं आपकी, वो भिन्न भिन्न वातावरण में उगती हैं। जैसे नागफनी है, नीम है, गेहूं है, चना है, ये सब क्या है, स्थलीय वातावरण में, यानी जमीन में उगने वाले। जबकि जो आपकी क्या भैया, कुमुदनी है, जलकुंभी है, कमल है, ये क्या है, जलीय वातावरण में उगने वाली वनस्पतियां हैं। ये वनस्पतियां अपने अपने वातावरण में उगने तथा विकसित होने के लिए अनुकूलित होती हैं। इसी में इनका एक तरीके से जिस हिसाब से इनकी बनावट है, इनकी पत्तियों की बनावट है, वो उसी हिसाब से उसी वातावरण में उगती हैं। इन जीवधारियों को उनके प्रतिकूल वातावरण में रखा जाए तो वो नष्ट नहीं होंगे। अब सीधी सी बात है, आप सोचो कि कमल जो है उसको हम ऐसे पृथ्वी में उगा देंगे तो वो मुरझा जाएगा पौधा, आप चाहे जितना उल्टा खड़े हो जाओगे तब भी नहीं निकल पाएगा वो, है ना। तो कहते हैं क्योंकि उनका जो प्रतिकूल वातावरण का मतलब जो उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट है, आप उस चीज को उसमें ही उगा सकते हैं। तो इस तरह के सभी जीवधारी वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि आकृति मतलब शेप एंड साइज, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, उसे आप क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। ये आपके एडाप्टेशन की डेफिनेशन हो गई। अब अनुकूलन में होने वाला परिवर्तन देखो किस प्रकार से होता है, आप समझिएगा। आपने देखे होंगे जो अमेरिका के लोग हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा गोरे हैं। ठीक, आपने देखे होंगे अपने भारत में ही देखो, चलो आप कहीं का एग्जाम्पल ना लो, अगर आप अपने देखो बहुत अच्छे से, शायद ये मेरा मैप ना भी बने तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, समझिए बात को। जैसे ये जो आपका ऊपर वाला देखो, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, ये नॉर्थ होता है आपका, ये साउथ होता है। जो नॉर्दर्न पार्ट के लोग होंगे वो आपको फेयर मिलेंगे, यानी कि गोरे मिलेंगे। लेकिन जो साउदर्न पार्ट के लोग होंगे ये आपको कैसे मिलेंगे, थोड़े से सांवले मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनकी जो रंग रूप संरचना है वो इनकी अनुकूलन
परिस्थितियों के अनुसार है। सबसे पहली बात समझना, आप शारीरिक बनावट के आधार पर आपने देखा होगा किसी का शरीर चपटा बना होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई बेलनाकार होता है, कोई लंबा चौड़ा हल्का एकदम हष्ट पुष्ट होता है, कोई तो एकदम 250 ग्राम का हल्का फुल्का आदमी होता है। तो ये सब क्या है, आपके एडेप्टेशन में जो होने वाले चेंजेस होते हैं ना वातावरण के, उसके अनुसार है। हेड की अगर बात करें, आपने सिर की स्थिति तथा बनावट भी वातावरण के लिए उपयुक्त होती है। जैसे इसी के कारण ये पीछे को खिंचा हुआ, चपटा या फैला हुआ, फिर पतला होता है। सिर पर नेत्रों की स्थिति पर निमेशक झिल्ली, जिसे आप इंग्लिश में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, यह आवश्यकता अनुसार पाई जाती है। नेत्र त्वचा के नीचे छिपे हुए अथवा सिर पर उभरे हुए हो सकते हैं। बाह्य कर्ण जो होता है आपका ईयर पिन जहाँ पर आपका कंछेदन होता है ना, उस वाले पार्ट को, जैसे मान लो ये ईयर है तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये दैट इज कॉल्ड ईयर पिन। तो बाह्य कर्ण इसको बोलते हैं। ये किसी का आपने देखा हो, किसी को ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, किसी की एकदम छोटू सी होती है ना। छोटा होना, ढका होना भी वातावरण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से नसिका का छिद्र, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये जैसे आपकी नाक है मान लो, तो ये जो आपके नॉस्ट्रिल्स है ना, इनकी स्थिति भी बदल सकती है। किसी किसी की आपने नाक देखी होगी बहुत चपटी बनी है, किसी किसी की बहुत अच्छी बनी होती है। उसके बाद में क्या, पादों की बनावट यानी लिम्स, जो आपने देखे होंगे ना, जो ऐसे पैर होते हैं ना, पंजे जिसको आप कहते हैं। तो विभिन्न जातियों में वातावरण के अनुसार अग्र तथा पश्च पादों की संरचना में अंतर होता है। दौड़ने वाले जंतु जैसे आपके घोड़े हैं, जैसे आपका हॉर्स है ना। उसके बाद में पेड़ पर रहने वाला जंतु जैसे आपका मंकी है, आप इनमें डिफरेंस देख पाएंगे। मंकी में क्या होता है, जैसे बंदर में पतले और पकड़ने में सक्षम होते हैं, तभी तो इधर पेड़ से उधर कूद जाते हैं, इधर टीन से उधर छज्जे में, बालकनी में फांद जाते हैं। क्यों फांद जाते हैं? क्योंकि उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो उनके लिम्स में पकड़ने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अब आप इसी तरीके से वेल की अगर बात करेंगे, तो वेल में पतवार के समान, जैसे नाव, जो नाविक होता है ना, तो वो जब नाव खेता है तो आपने देखे होंगे उसके पास इस तरीके के क्या होते हैं, 2 डंडे होते हैं, है ना। 2 डंडे होते हैं, वो एक इधर हाथ से अपना खेरा होता है, एक इधर से। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, वेल में पाए जाते हैं आपके। तो इस वजह से उड़ने वाले जंतुओं में जैसे जो पक्षी होता है आपका, उसमें पर पाए जाते हैं। चमगादड़ के पंखों के रूप में तथा गड्ढा खोदने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे खरगोश हो गया, इनमें पंजे क्लॉ के समान बने होते हैं, ताकि वो आसानी से गड्ढा को क्या करें, खोद सके। इसी प्रकार से आपने डॉग को देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है, आप खुद देखिए अपने हिसाब से। ये आपका स्लॉथ है जो यहाँ पर ऐसे पकड़ के ऐसे टंगा हुआ रहता है, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन की यहाँ पर भी बात की गई है। ये चलन के आधार पर विभिन्न स्तनधारी जंतुओं के अनुकूलन के प्रकार हैं। ये इतनी तेज दौड़ रहा है, रनिंग कार्निवोर चीता का एग्जाम्पल है। ये रनिंग हार्बीवोर, ये आपका डियर है ना। ये स्विमिंग करती हुई आपकी सील है। ये आपका कंगारू है, जिसकी क्या खासियत होती है, यहाँ पर पॉकेट में वो अपना बेबी रखता है। ये वॉक करता हुआ आपका एलिफेंट दिखाया गया है। फ्लाई करता हुआ आपका चमगादड़ बैट दिखाया गया है, ठीक है। स्क्वेरल गिलहरी दिखाई गई है। अंगुलियों की संख्या की अगर बात की जाए, तो वातावरण के अनुसार पैरों में भी अंगुलियों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। प्लेंटीग्रेड पैर यानी कि प्लेंटीग्रेड फुट में 5 अंगुलियां होती हैं, तथा पैर की पूरी तली पृथ्वी पर टिकी होती है। जैसे आप किसकी देख पाएंगे, जैसे आप भालू की देख पाएंगे। बैबून तथा मनुष्य, इनमें कैसी होती हैं, तो डिजिट ग्रेड फूड होते हैं। इनमें 4 अंगुलियां होती हैं। हाइना में अंगुली ग्रेड यानी कि अंगुली ग्रेड फूड में एक ही उंगली होती है। जैसे घोड़ों में आप देखेंगे। पूंछ की अगर बात की जाए, तो आपको पता है कि मानव में भी पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, वहां पर सिर्फ छोटे छोटे से बाल दिखते हैं ना उस एरिया पे, लेकिन पूंछ नहीं होती है अब। अच्छा, ये एक संतुलन अंग होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं, इसके रूप में प्रयोग की जाती है और सुरक्षा का भी कार्य करती है। आपने देखा होगा एक काले मुंह वाला बंदर होता है, उसके पास जाओ तो वो अपनी लंबी सी पूंछ से आपको जो है क्या करता है, मारता है। तो आधार पर लिपटने का भी कार्य करती है। और इसी प्रकार इनकी संरचना फैली हुई, पतली तथा लंबी कुंडलित इस प्रकार से हो सकती है। त्वचा की अगर मैं बात करूँ, स्किन, तो सबकी स्किन में अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं। आप ये सोचो कि मछली की स्किन में आखिर कुछ तो दम होती होगी, तभी तो वो पानी में परमानेंट रहती है, और इसकी स्किन में कोई अंतर नहीं होता है। आपकी हाथ को मैं लगातार 2 दिन पानी में रख दूं तो हाथ आपका फूल जाएगा एकदम, है ना। पानी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन मछली में तो ऐसा नहीं होता है कि मछली तो पानी में रहती है, वो तो नहीं पानी एब्जॉर्ब करके फूल सी जाती है।
तो आखिर कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना। तो इसी प्रकार से सबकी त्वचा में भी अंतर होता है। जैसे वातावरण के उपयुक्त जंतुओं की त्वचा में भी परिवर्तन होता है। जलीय जातियों में चिकनी, वायु में रहने वालों में पंख व पर होते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वालों में बाल युक्त त्वचा होती है। कैसे पता चला कि जो जातियां जल में पाई जाएंगी उनकी स्किन कैसी होगी, चिकनी होगी, तभी देखो फिसलती हुई होती है ना। आपने देखे होंगे कैसे सॉफ्ट से होते हैं एकदम। वायु में जो रहते हैं उनमें क्या होता है, पंख और पर वगैरह लगे हुए होते हैं। आप जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं जीव, जैसे आपका चीता हो गया, डियर हो गया, मानव हो गया, इनमें क्या होता है, इनमें आप रोए देखेंगे, हेयर्स है ना, जिसको आप कहते हैं हेयर ही होती है ये। अनुकूलन के प्रकार की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ एडाप्टेशंस की अगर मैं बात करूं, तो समझिएगा जीव जंतु किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है, इसी आधार पर अनुकूलन के कुछ प्रकार बताए गए हैं। पहला, दौड़ने के उपयुक्त, या इसको आप इंग्लिश में आप इसको क्यूसोरियल एडाप्टेशन भी कहते हैं। ऐसे जंतु जो पृथ्वी पर तेज दौड़ने वाले होते हैं, जैसे आपका घोड़ा हो गया और एंटीलोप हो गया। उसके बाद में गड्ढा खोदने के उपयुक्त जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्टरियल एडाप्टेशन। इस प्रकार के तंतु अधोभूमिक यानी कि जीवन निर्वाह के लिए गड्ढे खोदते हैं, जैसे आपका चूहे हो गया, कीटभक्षी, स्तनधारी जीव। जलीय अनुकूलन की अगर मैं बात करूं, एक्वेटिक एडाप्टेशन की, तो जल में रहने के लिए उपयुक्त जंतुओं में मछलियां, व्हेल, सायरन, ये सारी जीव जातियां हो गई। चढ़ने में उपयुक्त जो ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि वृक्ष, दीवार, चट्टानों पर चढ़ने के लिए, जैसे आपका सांप हो गया, रेप्टाइल्स जितने हैं ये आपके बर्ड्स हैं। इसी प्रकार से आपके वॉलेंट और एरियल यानी वायवीय अनुकूलन का मतलब होता है जो जंतु किसमें रहते हो, वायु में। जैसे आपका प्रमुख कौन है इसमें से, पक्षी कौन सा है, किंतु चमगादड़ जैसे स्तनधारी भी वायु में रहते हैं। मतलब मेनली तो सारे बर्ड्स हैं, लेकिन चमगादड़ भी एक एक्सटर्नल एग्जाम्पल हो गया। फिर देखो, गुफा और गहरे समुद्र में उपयुक्त अनुकूलन की अगर बात कीजिए, तो कुछ जंतु गुफा में रहते हैं और कुछ समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, जैसे मछलियां हो गई आदि। उसके बाद मरुस्थल की अगर बात कीजिए, तो ऊंट, इनको क्या कहा जाता है, ये मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं, तभी तो देखो इनके पंजे भी वैसे ही बने होते हैं। तो वातावरण के अनुसार जीव जातियों का अनुकूलन जो होता है, जो अडाप्टेशन होता है, वो जैव विकास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस प्रकार उपयुक्त होकर धीरे धीरे नई जातियों को बनने में सहायता मिलती है। अनुकूलन में होने वाले परिवर्तन तथा अनुकूलन के प्रकार की जानकारियां आपने ले ली। मतलब अनुकूलन जो अडाप्टेशन होता है, इसमें कैसे कैसे चेंजमेंट्स होते हैं, इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जलीय पौधों से आप क्या समझते हैं और ये क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। तो देखो भाई, जलीय पौधों में शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। आपने देखे होंगे कि आसानी से उनका जो डंठल होता है ना, वो टूट जाता है। पादप शरीर के सभी भागों में मृदुतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। पत्तियां पतली कटी फटी होती हैं। पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़तंत्र जो होता है वो अल्प विकसित होता है। किसमें भैया, जलीय पौधे। जो पानी के अंदर आपके पौधे पाए जाते हैं ना, जैसे जलकुंभी हो गया, कुमुदनी भी आपने पढ़ा, जो जल के अंदर पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ वाला सिस्टम होता है, वो क्या होता है, बहुत क्या कह सकते हैं, अल्प विकसित होता है, कम डेवलप होता है। इस वजह से क्या होता है, आसानी से देखो जड़ सहित निकाल लेते हैं ना उसमें हम लोग। पत्तियों में भी आपके कोई स्टोमेटा नहीं होता उसमें। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं। जलीय पौधों के सभी भागों पर जलरोधी। देखो, जो जलीय पौधे होते हैं ना, इनके सभी पार्ट्स में क्या होता है, मोम या उपचर्म, जिसे आप इंग्लिश में क्यूटिकल कह सकते हैं, इसकी एक परत पाई जाती है। एकदम समझ लो जैसे वैक्स होता है ना, वैक्स के जैसी लेयरिंग कर दोगे तो उसमें पानी कहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, जो इनको पानी में क्या करता है, सड़ने से बचाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलीय पौधों को पानी में सड़ने से कौन बचाता है, तो आप क्या बताएंगे, मोम या उपचर्म ऑप्शन में मिल जाएगा या क्यूटिकल मिल जाएगा। तो आप कुछ भी लगा करके आएंगे जो इन तीनों में से मिलेगा। इन्हीं लक्षणों के कारण जो आपके जलीय पौधे होते हैं, ये जलीय वातावरण में भी सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में हम आपसे कल पूछेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे जो जलीय पौधे हैं उनके नाम कौन कौन से, कुमुदनी है, कमल है, हाइड्रिला है, सिंघाड़ा है, सिजैटेरिया है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि साइजिटेरिया कैसा पौधा है, ऑप्शन ए जलीय पौधा है, ऑप्शन ए मरुस्थलीय पौधा है,
ऑप्शन सी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप क्या बताओगे? जब आपने पढ़ा होगा कि सैजिटेरिया कैसा पौधा है, तो आपका जलीय पौधा है। इसी प्रकार स्थलीय जंतु जैसे आपका क्या है, जो मतलब स्थल पे रहते हैं, जैसे आपका छिपकली है, ऊंट है, ये स्थलीय पादप, जैसे आपका नीम है, अमरूद है, इनमें भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु ऊंट, छिपकली में वायु से सांस लेने के लिए फेफड़े विकसित होते हैं। प्रचलन के लिए इनके बेलनाकार 4 पाद होते हैं। वातावरण में इनका भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। नीम, अमरूद आदि स्थलीय वृक्ष हैं ये आपके, और अधिक जल में ये सूख जाते हैं। तना पत्तियां चमकीली फैली हुई होती हैं। पर्णफलक विकसित होता है। जड़तंत्र इनका अधिक विकसित होता है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं पौधे, पेड़ हैं आपके, ये आपके स्थलीय हैं, इस वजह से है ना। जो आप समझो जलीय वालों का जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ीय तंत्र होता है, वो कैसा होता है, वो अल्प विकसित होता है, मतलब पूरा तरीके से डेवलप्ड नहीं होता, लेस डेवलप्ड होता है। लेकिन वही यदि स्थलीय पौधों की, पेड़ों की बात की जाएगा, तो यहाँ का जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ीय तंत्र होता है, वो कैसा होता है, काफी मजबूत होता है। मरुस्थल में भी स्थलीय वातावरण का एक रूप है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन देखो जरा, क्या कहा गया है? क्या आप मरुस्थल में पाए जाने वाले किसी पौधे अथवा जंतु का नाम बता सकते? तो जंतुओं के नाम में आपका ऊंट हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया। ये कैसे जंतु हैं आपके? मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि छिपकली कैसा जंतु है, तो आप कुछ भी मत लगा के आइएगा। ऊंट, गिरगिट, छिपकली ये सब मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतु हैं। नागफनी, बबूल, खजूर ये सारे पेड़ आपके मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को अधोलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसे? अब जैसे जो लोग मरुस्थल में रह रहे हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी बात तो पानी की कमी रहती है। तभी आप देखो ऊंट जो है एक बार में कितने लीटर पानी पी लेता है। तेज धूप, बहुत तेज धूप, मॉर्निंग में टेम्परेचर होगा, दोपहर में, और रात होते इतनी ठंडी हो जाएगी कुछ पूछो नहीं। मतलब सुबह है तो आप एकदम स्लीवलेस ड्रेस में घूमो, और रात को आपको स्वेटर, जैकेट, ओवरकोट की जरूरत पड़ जाए, ऐसा मौसम होता है वहां पे। तेज धूप रहती है तो गर्म बालू रहती है। कांटेदार और शुष्क पेड़ पौधे होते हैं, किसकी तरह? नागफनी, बबूल और खजूर की तरह। तो ये क्या होता है कि कठिनाइयों के प्रति जो जंतु जितना अधिक अनुकूलित हो सकता है, वह उतनी आसानी से मरुस्थल में जीवित रहने में समर्थ होता है। जैसे ऊंट के शरीर में अधोलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो आपके पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, आपके मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुस्थल वातावरण में उगने वाले कुछ पौधे जो हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आपका एस्परगस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एस्परगस जो है वो कैसी झाड़ी या कैसे पेड़ है, क्या कैसे पौधे हैं? तो आप क्या बताएंगे? मरुस्थली है। इसी का एग्जाम्पल आपका कैपरीज है, जिजियप्स है, ओपंटिया है, फाइलोकैटस है ना, फाइलोक्लेड, ये आप उसका एक पार्ट देख पा रहे हैं। इसी तरीके से इपिफाइलम है। उसके बाद में क्या है आपका ये रूसस कोकोलोबा और एसेसिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जाता है तो एस्परगस पूछा जाता है। ठीक है, एस्परगस, तो याद रखिएगा। उसके बाद में ऊंट में खुद आपने देखे होंगे गद्दीदार तलवे चौड़े होते हैं, इसके पैर रेत में धंसता नहीं है इसका। अब आप सोचो अगर कि यहाँ का डियर आप उठा करके राजस्थान में छोड़ाओ, तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। मैम क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो डियर के अनुसार क्या है, अनुकूलित नहीं है। जब तक अनुकूलन नहीं होगा, एडेप्टेशन नहीं होगा, तब तक वो वहां पर नहीं जीवित रह सकता। मैम पानी मिलने पर एक बार में लगभग 50 लीटर तक पानी पी जाता है आपका ऊंट, और 10 दिन तक पानी पिए रह जाता है। भैया 10 दिन तो पानी नहीं पिएगा ना, क्योंकि वो एक ही बार में 50 लीटर पानी पी लेता है। अब आप ये बताओ, काऊ है, बफेलो है, तो क्या आप ये रेगिस्तान में लेकर के जाओगे, वहां पूरा चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि गाय भैंस को आप सोचो कि एक दिन में 50 लीटर पानी पिला दो और वो अगले 10 दिन तक बिना पानी पिए रह जाए, तो बहुत तो तबियत खराब हो जाएगी उनकी, तो वो तो जीवित नहीं रह पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो वातावरण उनके अनुकूल बना ही नहीं है। पानी की कमी होने पर ये लगभग आधा लीटर मूत्र त्याग करता है, जो सामान्य परिस्थिति का लगभग 12वां भाग है। ऊंट को क्या होता है, पसीना नहीं आता, स्वेटिंग नहीं होती है उसको। ये वातावरण के ताप और शरीर के ताप में अंतर कम करने के लिए अपने शरीर का ताप बढ़ा करके 42 डिग्री सेल्सियस कर सकता है। ऊंट के कुबड़ में भोजन संग्रहित रहता है। जो आप ऐसे ऊंट देखते हो, यहाँ पे ऐसे कुबड़ होता है ना, ऊंट की सवारी कभी की है?
तो ये कूबड़ रहता है, यहाँ पर आप बैठ जाते हो ना ऊँट की सवारी जब करते हो तो जो कूबड़ होता है उसमें क्या होता है, भोजन संग्रहित रहता है, उसका भोजन यानी कि फूड स्टोर होता है। विषम परिस्थितियों में यहीं से वो क्या, अब जैसे कि बहुत ज्यादा कोई कठिनाई वाली परिस्थिति आ गई तो वो यही वाला जो भोजन उसका स्टोर्ड है ना, वो इसी से काम चलाएगा, इसी को खाएगा। मरुस्थलीय कटीली पौधों को खाकर आसानी से जीवित रह जाता है, ये वही सब कटीले पौधे खाता है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा। उसके बाद में जंतुओं के समान मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे भी अधोलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं। सीधी सी बात है कि जंतु तो करते ही करते हैं, और पेड़ पौधों में भी इसीलिए तो देखो कटीले होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, दिन के समय उच्च तापमान रहता है, इस वजह से। तो इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए पौधों में जल की कमी को रोकने वाले, जल को संचित करने के लिए शारीरिक परिवर्तन और अनुकूलन होता है। इसके लिए मरुस्थलीय पादपों में अधोलिखित परिवर्तन होते हैं। पहले तना इनका मांसल, आपको देखिएगा जो इनका स्टेम होता है ना, वो कैसा पाया जाएगा, मोटा बहुत पाया जाता है। तना हरा एवं स्पॉन्जी होता है, जो भोजन को बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है, जैसे आपका नागफनी हो गया। पत्तियों तथा तनों की सतहों पर क्यूटिकल पत्तियों कांटा यानी कि एकदम कांटे वाली होती है, जैसे नागफनी, कैक्टस, आप डायरेक्ट छू लोगे तो कहो ब्लड निकलने लगे। कुछ पौधों में पत्तियां कैसी होती है, मांसल होती है। मांसल का मतलब आपने जैसे एलोवेरा का पेड़ देखा है ना, एलोवेरा की पत्ती में देखो कितना सारा ग्लू ग्लू ऐसा होता है, मोटी सी पत्ती, वैसे मांसल होती है। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे होते हैं, इसमें वाष्पोत्सर्जन जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है वो कम होता है, जैसे कनेर। अब कुछ ऐसे जंतुओं के नाम बताओ जो हवा में उड़ते हैं। अच्छा जी, अब आप कहोगे मैम ये भी आप हमसे पूछेंगे। हमने कहा बिल्कुल, कीट तथा पक्षी, जो आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हो ना, जैसे झींगुर हो, ये आपका झींगा टाइप का होता है पत्ती है ना, मक्खी हो गई, ये सब कीट हो गए। और उसके अंदर पक्षी में आप तोता देख रहे हैं, चिड़िया देख रहे हैं, कौआ देख रहे हैं, है ना। इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं। भाई ये क्यों उड़ पा रहे हैं? क्योंकि ये उसी के प्रकार से अनुकूलित हैं, क्योंकि इनमें वो चीजें पाई जाती हैं। मैम किस प्रकार का अनुकूलन? हमने कहा देखो, क्योंकि कीटों में क्या होते हैं, एक या दो जोड़ी पंख होते हैं। कीटों का शरीर जो होता है, जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से होते हैं, उनका शरीर छोटा और हल्का होता है, तभी तो वो उड़ लेते। क्या मानव क्यों नहीं उड़ पा रहा है? क्योंकि ना तो पंख है, ना इनका शरीर छोटा और हल्का बना है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, जिनसे शरीर में हवा बढ़ती और निकलती है। इसी कारण इसका शरीर हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, ये सब क्या कर सकती हैं? उड़ सकती हैं। पक्षियों में उड़ने के लिए क्या होता है ऐसा मैम जो पक्षी उड़ सकते हैं? हमने कहा सभी पक्षी कैसे हैं, आपके कशेरुकी प्राणी हैं, उड़ने हेतु तो इनके शरीर में भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इनका शरीर जो होता है वो आपने देखा होगा नाव के शेप का बना होता है। क्यों? ताकि ये क्या कर सकें, एक धारा के समान हवा को चीरते हुए निकल जाए। जैसे ये आपका क्या है, तोता है, तो देखो एकदम कैसे शेप में बना हुआ होता है, ये नाव के शेप में ही तो बना है ना, लंबा लंबा आगे एकदम चीरता हुआ चला जाए। अग्रपात पंखों में रूपांतरित होते हैं। आप समझो जो आगे के पैर होते हैं ना पक्षी के, वो उनके पंखों में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, जो उड़ने में मदद करते हैं। अस्थियां इनकी कैसी होती हैं, खोखली, मतलब हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, मजबूत और वायु से भरी रहती हैं, जिससे इनका शरीर क्या रहता है, हल्का रहता है। फेफड़ों से वायु कोश जुड़े हुए होते हैं, इनमें हवा भरी होती है, ये उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं, जैसे आपका तोता, गौरैया, कबूतर, कौवा तथा फाख्ता पक्षी जो होता है आपका डव। ठीक, इस प्रकार से आपने ये कर लिया है कंप्लीट। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। सजीव वस्तु क्या है? गिलास है, साइकिल है, गिलहरी है या फिटकरी है? और फर्स्ट लिखिएगा और आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है ABCD वो लिखिएगा, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, उसका ऑप्शन जो सही लगे वो बताइएगा। मरुस्थल में पाए जाने वाला या निवास करने वाला जंतु कौन सा है? सर्प है, कबूतर है, गाय है, ये छिपकली है। ठीक, अब आपको इसमें से ABCD जो सही लगे वो भरिएगा, दूसरे में भरिएगा। ये आपको कहाँ बताना है? ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। मैं सबका कमेंट चेक करूंगी। उसके बाद में अब आपकी यूनिट 1 तो हो गई कंप्लीट। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? वनस्पति जगत। ये टॉपिक आपका कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा, लेकिन ये हम तभी शुरू करेंगे जब आप यूनिट 1 को अच्छे से प्यार दे रहे होंगे। प्यार देने का मतलब ये होता है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को आप क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है डेट इज की आपको PG पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, जहां हम आपको ये PDF प्रोवाइड करते हैं। साथ में PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है,
यहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस नियमित रूप से चलें तो उसके लिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक रोज क्लास को शेयर करना पड़ेगा। मैथ्स की क्लास रुकी हुई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आप लोगों ने शेयरिंग नहीं की है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू मैं जान जाती हूँ कि इस वीडियो को शेयर किया गया है या नहीं। ठीक है, तो खैर इसी के साथ में आशा ही नहीं है तो विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। ठीक है, और उसके बाद में वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जरूर कर दीजिएगा। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।